जुलाई और अगस्त 1965 में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर को भारत के कब्ज़े से आज़ाद करवाने के लिए एक गुरीला ऑपरेशन शुरू किया, जिसे ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम दिया गया। ऑपरेशन जिब्राल्टर की मनसूबाबंदी 1 साल कब्ल 1964 में शुरू हुई थी। GHQ ने कश्मीर की आज़ादी के 2 मुतवाज़ी मनसूबे तैयार किए थे। एक मनसूबे का मकसद जंग बंदी लाइन के पार सबोताज की सरगर्मियों की हौसला अफजाई और दूसरे का मकसद कश्मीर में भेजे जाने वाले गुरीलों को मदद की फराहमी था। ये मनसूबे जनरल ऑफिसर कमांडिंग जनरल अख्तर हुसैन मलिक ने तैयार किए थे, जबकि इससे वज़ीर ख़ारजा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो और सेक्रेटरी जनरल ख़ारजा अज़ीज़ अहमद की तायीद भी हासिल थी। ये दोनों मनसूबे दिसंबर 1964 में अयूब खान को ढाका में पेश किए गए, जो इस वक्त अपनी इंतखाबी मुहिम में बुरी तरह मसरूफ़ थे। अयूब खान ने अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इत्तलात अल्ताफ़ गौर को हिदायत की कि वो इस मनसूबे का जायज़ा लें। मनसूबे का जायज़ा लेने के बाद दोनों अफसरान ने राय दी कि मनसूबों की हैसियत एक बेवक्त और अहमकाना मुहिम जोई से ज़्यादा नहीं। अयूब खान के दोबारा सदर मुंतखब होने के बाद वही मनसूबा फरवरी 1965 के वस्त में काबीना की इंटेलिजेंस कमेटी के सामने पेश किया गया। इस मौका पर कमांडर इन चीफ और दूसरे आला अफसरान चुपचाप बैठे रहे, मगर सेक्रेटरी खारजा अजीज़ अहमद ने इस मनसूबे की भरपूर तायद की और कहा कि भारत की पोजीशन इस वक्त बहुत कमज़ोर है, इसे क़यादत के बुहरान का सामना है और कश्मीर में अपना दिफा करना इसके लिए नामुमकिन हो चुका है। अजीज़ अहमद की गुफ्तगू के बाद अयूब खान ने दरदश लहजे में कहा, दफ्तर खाना का मनसूबा बनाने की इजाज़त किसने दी? इस तरह की मनसूबा साजी इनका काम नहीं है। मैं तो सिर्फ ये हिदायत की थी कि कश्मीर की सूरत हाल पर नज़र रखी जाए। मगर कुछ अरसे बाद अप्रैल 1965 में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने फ़िज़ा को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर दिया। रन कच्छ का इलाका पाकिस्तान के सूबा सिंध और साबिक रियासत कच्छ के दरमियान एक खुश्क झील का गैर आबाद इलाका है। इस मुतनाज़ा इलाके को 1947 में भारतीय रियासत गुजरात में शामिल कर लिया गया था। इस इलाके में से तकरीबन 3,500 मुरब्बा मील के इलाके पर पाकिस्तान का दावा था, जबकि भारत का दावा था कि 8400 मुरब्बा मील का ये सारा इलाका इसकी मलकियत है। अप्रैल 1965 में रन कच्छ के इलाके में पाकिस्तानी और भारतीय फौजों के दरमियान झड़पों का बाकायदा आगाज हुआ, जिसके नतीजे में पाकिस्तान ने कंजर कोट बेराबट के इलाके पर कब्जा कर लिया। चंद रोज बाद बरतानवी वज़ीर आज़म हैरल्ड विल्सन ने दोनों हुकूमतों के माबैन मुफाहमत कराने के लिए अपनी खिदमात पेश की। चुनांचे 30 जून 1965 को दोनों ममालिक ने जंगबंदी के एक मुआहदे पर दस्तखत कर दिए और ये मामला एक बैन अवी ट्रिब्यूनल के सुपुर्द कर दिया गया। रन कच्छ के कब्जे के बाद पाकिस्तानी अफवाज के ज़िम्मेदारों ने यह फैसला किया कि कश्मीर की आज़ादी के लिए तैयार किया गया मुसल्लह मुदाखलत का मनसूबा जो दाखिल दफ्तर कर दिया गया था, इसे दोबारा जिंदा करने का वक्त आ गया है। इस वक्त के पाक फौज के कमांडर इन चीफ जनरल मोहम्मद मूसा खान ने अपनी किताब माई वर्जन में इस मंसूबे का तफसील से जिक्र किया है। उन्होंने लिखा, जब हुकूमत ने फैसला किया कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अंदर कार्रवाई करनी है, तो मैंने 12वीं डिवीजन के कमांडर जनरल अख्तर हुसैन मलिक को हिदायत की कि वो ऑपरेशन के लिए मंसूबा तैयार करें। इस ऑपरेशन का खुफिया नाम ऑपरेशन जिब्राल्टर रखा गया। GHQ ने इस मंसूबे की तौसीक की और इसमें मुनासिब तरमीम और इजाफे भी किए। 7 अगस्त 1965 को इस ऑपरेशन के आगाज से पहले मेजर जनरल अख्तर हुसैन ने मरी में रेत का एक मॉडल बनाकर इसकी रिहर्सल की। इस ऑपरेशन प्लान पर हमारा मुकम्मल कंट्रोल था। ये मंसूबा मुख्तसर अलमियात बुनियादों पर तैयार किया गया था और रसल और रसाइल के ज़राए तबाह करना था। इस मंसूबे का तवील अलमियात पहलू यह था कि भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर के अवाम में असला तकसीम किया जाए और वहाँ गुरीला लड़ाई के लिए फिजा तैयार करके बहावत की तहरीक को तौसीक पहुंचाई जाए। इस मंसूबे में हिस्सा लेने वाले मुजाहिदीन की तादाद 7000 थी, जो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर से ताल्लुक़ रखते थे और जिन्हें एक मुख्तसर से वक्त में गुरीला तरबियत दी गई थी। इन मुजाहिदीन को ज़ाती हथियारों के अलावा हल्की मशीन गनों और मार्टरों से मुसल्लह किया गया था। ऑपरेशन जिब्राल्टर की जिम्मेदारी मुस्लिम फातिहीन से मौसूम तारिक, कासिम, खालिद, सलाहुद्दीन और गजनवी नाम के 5 दस्तों के सुपुर्द की गई। इस ऑपरेशन की मदद के लिए एक इजाफी ऑपरेशन भी तश्कील दिया गया था, जिसका नाम था नुसरत। ये तमाम दस्ते 24 जुलाई 1965 को अपने अपने महाजों पर रवाना हुए और 28 जुलाई को अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच गए। यहाँ से वो जंगबंदी लाइन को अबूर करके भारत के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कार्रवाई के लिए अपने मुतय्यना मुकामात की तरफ रवाना हो गए। तारिक ने हिमालय के सिलसिले को में 17,000 फीट की बुलंदी तक मार्च किया। इसका कमांडर और मुतहिद जवान नासाज मौसमी हालात का शिकार होकर जान की बाजी हार गए और बाकी अफराद को वापस बुला लिया गया। कासिम ने बांडीपुरा के शिमाल में अपना मरकज कायम किया और कई पुल तबाह कर दिए, लेकिन अगस्त के तीसरे हफ्ते में इसके लिए भी नामुसाइद हालात का मुकाबला करना नामुमकिन हो गया और इसने पसपाई का फैसला कर लिया। खालिद ने तरहगान के मुकाम पर दुश्मन की एक बटालियन पर हमला किया, मगर इसका कमांडर अपनी कंपनियों पर कंट्रोल न रख सका और इन्हें छोटी छोटी टुकड़ियों की शक्ल में वापसी इख्तियार करना पड़ी। सलाहुद्दीन के कमांडर मेजर मनशा खान ने पंचाल के इलाके में कार्रवाई का आगाज किया, मगर इनके 20 कैंप भारतीय फौज की नजर में आ गए और इन्हें भी पसपा होना पड़ा।
تاہم غزنوی جو میجر ملک انور خان اوان کی کمان میں راجواڑی کے علاقے میں داخل کی گئی اور راجواڑی، بدھل، تھانہ منڈی اور میڈڑ کے علاقے میں بھارتی فوج کو شکست دے کر قابض ہو گئی۔ ان تمام دستوں کے عقب میں نصرت کا دستہ تھا۔ اسے دشمن کے مواصلاتی مرکز، توپ خانے اور اسلحہ کی ڈپوؤں پر حملوں کا فریضہ سونپا گیا تھا، مگر وہ بھی دشمن کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہ ہو سکا۔ اگست کے تیسرے ہفتے تک تمام تر آپریشن جبرالٹر منتشر ہو کر دم توڑ گیا تھا۔ آپریشن کی سب سے بڑی خامی یہ تھی کہ برسر پیکار کمانڈوز اور مجاہدین کو عقب سے کمک پہنچانے اور سری نگر تک قبضے تک اس آپریشن کو جاری رکھنے کے بارے میں کوئی منصوبہ بندی نہیں کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ کمانڈوز اور مجاہدین نے وقتی طور پر تو اپنا مقصد حاصل کر کے بھارتی فوج کو حیران کیا، لیکن کمک کی عدم دستیابی اور دوسرے عوامل نے ان کو باقاعدہ افواج کے سامنے بے بس کر دیا تھا۔ آپریشن جبرالٹر کے نتائج خطرناک نکلے اور اسی آپریشن کے بطن سے 1965 کی پاک بھارت جنگ برآمد ہوئی۔ عام رائے کے مطابق اگر میجر منور کے احتجاج کو مد نظر رکھ کر غزنوی فورس کو راجواڑی، بدھل، تھانہ منڈی اور مینڈر کے قابض شدہ علاقوں سے واپس نہ بلایا جاتا تو جبرالٹر آپریشن کم از کم جنوب مغربی کشمیر کے علاقوں میں مقصد حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا، کیونکہ بھارتی افواج مسلسل کوششوں کے باوجود غزنوی فورس سے یہ علاقہ واپس لینے میں ناکام ہو گئی تھی۔ پاکستان کی فوجی قیادت نے آپریشن جبرالٹر کی ناکامی کے بعد آپریشن گرینڈ سلیم شروع کیا، جس کا مقصد بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں متعین بھارتی فوج کے سپلائی لائن کاٹنے کی غرض سے ریل کے واحد رابطے کو منقطع کر کے اخنور پر قبضہ کرنا تھا، مگر یہ آپریشن بھی وقت کا موزوں انتخاب نہ ہونے کی وجہ سے ناکامی سے دوچار ہوا۔ عسکری ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ آپریشن جبرالٹر سے پہلے ہونا چاہیے تھا۔ آپریشن جبرالٹر کی ناکامی کے بعد آپریشن گرینڈ سلیم محض اقدام خودکشی ثابت ہوا۔